यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त सेट है। अगर हम देखें जो पिछले साल पेपर हुए तो उनमें से एक बहुत प्यारा सेट है जो 30 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस सेट है। इसको हल्का सा आप मॉडरेट से हाई की तरफ कह सकते हो, यानी थोड़ा सा टफ कह सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो लोग इसमें 25 प्लस लेके आ रहे हैं उनकी तैयारी हम मानेंगे कि अच्छी है। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है क्वेश्चन नंबर है 1? समझते हैं क्या है चीजें, कैसे काम करेंगी। देखिएगा, बहुत बढ़िया, ये शेयर आप कर दीजिएगा उन लोगों के साथ। आज इवेंट भी बहुत लेट लगा है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। अगर कल आपने केवीएस वाली भी क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो लाइफ स्पैन की बात करती है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मृत्यु तक की बात करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास, जब तक वो स्कूल में है, एडोलेसेंस तक, जो कि एडोलेसेंस के अंत तक उसका लगभग सभी तरह का विकास हो जाता है मैक्सिमम। तो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नहीं लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है। तो कहानी कहां से शुरू होगी? कॉन्सेप्शन से, यानी बर्थ से नहीं। कोई भी अगर आपको कहे डेवलपमेंट बर्थ से डेथ तक चलता है, जी नहीं, डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, जन्म से भी पहले गर्भ से मृत्यु तक जाता है। ठीक, तो जन्म से कहानी शुरू नहीं हो रही है, कहानी शुरू हो रही है आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, यानी कहानी आपकी गर्भावस्था, यानी बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक। भाई प्याजी के अगर आप स्टेजेस देखेंगे, उन्होंने 15 साल तक निपटा दिया जितना भी मैक्सिमम डेवलपमेंट है कॉग्निशन का। तो जितने भी तरह के मुख्य विकास होते हैं वो सब हो चुके होते हैं एडोलेसेंस के अंत तक, यानी 10 से 19 वर्ष WHO के अकॉर्डिंग, और 12 से 18 वर्ष हम एडोलेसेंस को कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। और बर्क भी ऐसा कह रही है, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि बर्क के अनुसार है ये बात। बर्क बिल्कुल साफ साफ कहती है, लिंडा बर्क, के जो गर्भधारण से किशोरावस्था तक की जो स्टडी है, बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रेवर कई बार ऐसा भी कह देते हैं, जेम्स ड्रेवर, वो कह देते हैं जन्म से किशोरावस्था तक जो आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इसी तरह से पूछेगा। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम के अनुसार भी पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज है, चलो हम जब CDP की मैराथन करेंगे तब आएंगे उस पर। जो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे थे ना कल, उसमें भी एक हल्का सा कैच है, क्योंकि पेपर के पैटर्न को और आंसर की को दोनों को समझते हुए चलना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। इतना जल्दी भी नहीं हटाना है और देख लेना है बैलेंस, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं असर्शन की, यानी एक कथन और दूसरा उसका तर्क, इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर आए, इसलिए एक अच्छा सेट है। अगर इन 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस आप ला रहे हैं, मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में भी नूब नहीं होंगे, यानी न्यू भी नहीं होंगे। नंबर वहां भी आप ठीक ठाक ले आएंगे। सर्दी बहुत है, बट आपको चुपचाप से घर के अंदर रह के पढ़ते रहना है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बोलना भूल गई हूँ, है ना। स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कथन की बात करें, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोग्रेस एंड पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी जो बच्चों का विकास है, उसका मार्ग, उसका पाथ एग्जैक्ट क्या होने वाला है, उसकी प्रगति यानी उसकी प्रोग्रेस, उसका रेट क्या होने वाला है, ये पूरी तरह से सटीकता से एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी विकास क्या है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आपको पता होता है बच्चा चलने से पहले खड़े होना सीखेगा, दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये पूर्वानुमान है, आपको पता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जिस क्षेत्र में, मान लीजिए बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी रुचि है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरफ बहुत अच्छा करेगा। लेकिन सटीकता से प्रिडिक्ट कर देंगे आप? नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो खुद कितनी मेहनत करता है, एनवायरमेंट का जो भी रोल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बैकग्राउंड से कितना सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्ट रेट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या होगी ये हम नहीं बता सकते। कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो बात ट्रू हो गई, एकदम सत्य है। रीजन क्या है इसका? यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज, यानी जो यूनिक कॉम्बिनेशन है किसके, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। जेनेटिक्स मतलब आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवांशिकता, आपके जीन्स, आपका DNA, और जो एनवायरमेंट में चीजें मिली हैं उन दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है क्या, डेवलपमेंट। और
एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स। अब ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये कहीं भी लेके जा सकता है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कब हावी हो जाए, कब एनवायरमेंट हावी हो, किस क्षेत्र में जेनेटिक्स ज्यादा प्रभावी हो जाए, किसको पता है। तो दोनों ही बातें सही हैं, ये बात भी एकदम सही है। कौन कह रहा है ये ऑप्शन? 74% लोग। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि हम एग्जैक्ट एक्यूरेटली एक सेकेंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, मतलब सही बात है। और इसका रीजन क्या है कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, वो अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हम। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें एकदम सही हैं। और इस देखो आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ए और क्या आर सही है। अच्छा ठीक है, पता लग गया दोनों सही हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर सही है तो ये इसकी रीजनिंग सही है। जो ए के बारे में आर में रीजन दिया गया है ना, क्या वो रीजन ए के बारे में सही है या वो रीजन अपनी कोई कहानी गाने में लगा हुआ है, ये जरूर देख लेना है हमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। सोशलाइजेशन इज यानी सामाजिकरण क्या है, समझते हैं। सिंपल प्रोसेस है ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया डेवलपमेंट में सरल नहीं होती है, पहली बात गांठ बांध लेनी है ना, कि डेवलपमेंट या कोई भी चीज यहाँ पे सरल कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स इतने सारे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना प्रक्रिया, जटिल हो जाएगी। बच्चे की हेरिडिटी भी है, उसका एनवायरमेंट भी है, फिर किस तरह के माहौल में आपने उसको अपब्रिंगिंग दी है, सोसाइटी में कैसे उसका सोशलाइजेशन हुआ है, उसने कैसे लिया है चीजों को, एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सिंपल तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, सिंपल होता है इंटरनेट पे आके किसी को भी बुरा भला कह देना, दैट सिंपल है ना। बस वो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स है जो ऐसा कह रहा है, क्योंकि सिंपल व्यक्ति किसी को बुरा नहीं कहेगा, और जो कॉम्प्लेक्स है, जो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, वो किसी को अच्छा कैसे कहे। तो एक ही चीज सिंपल है, किसी को बुरा भला कह दो, है ना, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी से आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मैनर, बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है बैचेस में भी। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है जो बाहर दिखे। ओवर्ट मतलब ऑब्जर्वेबल, जिसका अवलोकन किया जा सके, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, वो ओवर्ट है। और कोवर्ट क्या है? जो छिपा हुआ है। छिपा हुआ मतलब जिसको हिडन है, वो जैसे हिडन करिकुलम होता है ना, यानी जिसको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, महसूस करेंगे। तो जटिल प्रक्रिया जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से होती है, वो सोशलाइजेशन है। सुंदर लग रहा है ऑप्शन पढ़ने में, समझने में, जानने में। सुंदर मतलब बेहतर, समझदार। सी ऑप्शन है लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन एन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस लीनियर नहीं है, स्पाइरल होती है। ऐसा थोड़ी आज सोशलाइजेशन 200 ग्राम हुआ है, कल भी इतना ही होगा, परसों भी इतना ही होगा। रोबोट थोड़ी हैं हम, ह्यूमंस, ठीक है ना। गलत। फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लान्ड बाय द फैमिली ओनली, यानी फॉर्मल प्रोसेस है भैया ये, तो इनफॉर्मल भी प्रोसेस है, फॉर्मल भी है, दोनों ही तरह से होगा। और वो भी फॉर्मल नहीं हो सकती वो चीज जो परिवार से आए। फैमिली अगर प्लान कर रही है तो वो फॉर्मल कैसे होगी भाई? फैमिली तो इनफॉर्मल है ना, अनौपचारिक है। फैमिली के पास सूट बूट पहन के बैठे रहते हो क्या हर टाइम? नहीं, है ना। अगर हम बात करें भाई बहनों को तू तड़ाक से भी बातें कर लेते हो, तो ये फॉर्मल कहां हुआ? बॉस को बोल के दिखाओ, है ना, बॉस यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, बोलो कभी नहीं हो पाएगा ना। ये प्रिंसिपल को बोलो स्कूल में, ट्राई करो, फिर दुखी, पता नहीं नौकरी का क्या चल रहा है, फिर तो देखना। तो ये फॉर्मल नहीं हो सकता और ये इनफॉर्मल नहीं हो सकता। अगर हम देखें जो फॉर्मल माहौल है स्कूल का, जहां औपचारिकताएं ज्यादा हैं, वहां पर इनफॉर्मल होकर के पंगे हो जाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं फैमिली की, अगर हम वहां बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गए, है ना, मम्मी इतने % टाइम आपने मेरा खा लिया, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरे घंटे की कीमत इतने लाख है, और अगर आप हिसाब लगाने बैठ के घर में फॉर्मेलिटी ले आए तो रिश्ते खराब, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये तो गड़बड़ है, फैमिली के मामले में फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ठीक। अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन है ए सही, ए तो हो ही नहीं सकता, सिंपल है। ऑप्शन सिर्फ बी सही बचा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सामाजिकरण, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। यानी कॉम्प्लेक्स है, ओवर्ट मतलब जो चीजें आपको डायरेक्टली सिखाई जा रही हैं। बच्चे कोई घर में आए तो नमस्ते करते हैं, है ना, और ऐसे एक टांग पे नहीं खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों पे वजन डाल के खड़े होते हैं। क्या सोशलाइजेशन है, डायरेक्टली सिखाया जा रहा है। कोई आपको बोलेगा, टीचर, माँ बाप, दोस्त यार, कुछ भी। कुछ चीजें आप इनडायरेक्टली कोवर्ट होती हैं। आप कहीं गए किसी देश में रहने या कहीं घूमने भी गए, आप बहुत सारी चीजें वहां से उठा लेते हैं, है ना, कि बहुत सारी चीजें आप वहां से उठा लेते हैं। तो कुछ चीजें आप हिडन होती हैं, इनडायरेक्टली सीख लेते हैं, कोवर्ट होती हैं, कोई आपको कहता नहीं है, अंदर होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख जाएंगी वो, तो वो कोवर्ट है एक तरह से, वो कह के नहीं सिखाई जा रही हैं। तो सी ऑप्शन नहीं, बी सही था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
फॉर चिल्ड्रन हु आर इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी वो बच्चे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, यानी अमूर्त संक्रियात्मक चरण में होते हैं। आपको पता है अमूर्त संक्रियात्मक चरण 11 से 15 वर्ष पियाजे की आखिरी स्टेज है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे होगा बच्चे का, किशोर का, एडोलेसेंट का। ठीक है जी या नहीं है? ठीक, बिल्कुल ठीक है, बट हो नहीं पा रहा है ज्वाइन। सोफिया कह रही है मुझे केवीएस का बैच ज्वाइन करना है। सोफिया करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, कल को मुझे ये दिखाना ही पड़ेगा एक बार। बड़े परेशान हैं कई लोग जिनको टेक्नोलॉजी यूज करने में दिक्कत होती है। फिर आप करियर पे जाएंगे, वहां पे टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर सेक्शंस दिए हुए हैं, एसएससी ये वो डिफेंस फलाना, तो टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। फिर वहां पे आपको केवीएस पेडागोजी और ये सारे बैच जो भी लेटेस्ट बैचेस हैं 3-4 वो दिख जाएंगे, वहां आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये प्रोसेस है। क्या समझे कि नहीं? समझ गए शौर्य सिंह? हम भी समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन है, 65% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। पियाजे की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल यूज डायग्राम्स टू डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, यानी पदानुक्रमिक, यानी जिन चीजों का आपस में रिलेशन हो, जहां पे बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे। ठीक है कि अगर आपको कुछ समझाना है तो आप चार्ट बना के हायरार्किकल सिखा सकते हो कि इससे ये चीज निकल रही है, इससे ये चीज निकल रही है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ चुका है, अमूर्त चिंतन, रीजनिंग डेवलप हो गई, डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो गई है। अगर मैं कहूं तो हाइपोथेसिस वो कर पाएगा, तो ठीक है बात। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये तो फैक्ट है भाई। हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन आता है कि बच्चा इमेजिनेशन में एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त यानी मुश्किल चीजों को भी सॉल्व कर पाएगा, समझ पाएगा। अवॉइड करना है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को, भैया इस स्टेज में ही तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है और इसी में अवॉइड करोगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में अवॉइड कर देते, प्री ऑपरेशनल में अवॉइड कर देते, सेंसरी मोटर में अवॉइड कर देते, बट फॉर्मल ऑपरेशनल में तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को महत्व देना है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जिनको आप सोचते हैं, जो आपके विचारों में है, जिनको डायरेक्ट टच करना संभव नहीं है। पेन कॉन्क्रीट है, बट अगर मैं दिमाग में बिटकॉइन के बारे में सोचूं या और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्यार के बारे में सोचूं, ऑनेस्टी के बारे में सोचूं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो विचारों में है, वो इमेजिनेशन में है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीजन साइंटिफिकली, यानी बच्चे को साइंटिफिक थिंकिंग का मौका देना, बिल्कुल सही है। तो एक ही चीज नेगेटिव है, थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो कि डी ऑप्शन में है, और आप सही जवाब दे भी पा रहे हैं। उसका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स होना था। जीन पियाजे की थियोरी में, जो कि संज्ञानात्मक विकास की है, इन जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ये तो चुपचाप से सीधा साधा लड्डू क्वेश्चन है कि अनुकूलन है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसी की दो पूरक प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप लाइफ में, दुनिया में अडेप्ट करते हैं, नए नए स्कीमा की तरफ जाते हैं। बाकी तीनों के बारे में पियाजे ने बात नहीं की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6। थोड़ा जल्दी खत्म कर देते ब्रो, जब सीधे आंसर बता दिए हैं तो। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप घबरा जाते हैं, है ना, और आपने घबराना नहीं है। ठीक है ना। तो वाइल जीन पियाजे गिव्स इंपॉर्टेंस टू डैश इन चिल्ड्रंस लर्निंग, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स डैश टू बी इंपॉर्टेंट, यानी जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं? परिपक्वता को, हाँ बिल्कुल देते हैं। मैचुरेशन मतलब हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स को महत्व देते हैं। वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीन्स के थ्रू नॉलेज को बिल्ड करेंगे, या अपनी मैचुरेशन के थ्रू। मैचुरेशन क्या, एक हेरिडेटरी प्रोसेस है। रीइंफोर्समेंट की जब हम बात कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगोस्की कोई नहीं करता। पुनर्बलन, वेरी गुड, शाबाश, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनकी बात ना पियाजे करते हैं और ना ही वाइगोस्की करते हैं। ये बात हमें बिल्कुल सरल ढंग से पता होनी चाहिए। ड्रिल और प्रैक्टिस की भी बात नहीं करते हैं पियाजे और वाइगोस्की, ये सब हवाई बातें हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की भी बात पियाजे वाइगोस्की नहीं करते हैं, ये व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं इस तरह की बातें। तो एक ही ऑप्शन सही बचा, अगर आप एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं तो, और नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको पता है कि पियाजे क्या है, हेरिडिटी पे फोकस करते हैं, यानी मैचुरेशन पे फोकस करते हैं। मैचुरेशन यानी परिपक्वता जो जीन्स से आएगी, जो आनुवांशिकता से आएगी, जो हेरिडिटी से आएगी। और वाइगोस्की तो आपको पता ही है कल्चर के कितने प्रेमी हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कल्चर को, सांस्कृतिक उपकरणों को। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, यही तो 3 चीजें हैं जो बेस हैं वाइगोस्की की थियोरी का, है ना। और पियाजे की जो थियोरी है उसकी 4 चीजें बेस हैं या एलिमेंट हैं। वो कौन से हैं देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट में। पियाजे आप याद दिलाइए फटाफट से, MESE, ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिन पे पियाजे की थियोरी बेस्ड है। मैचुरेशन, मैचुरेशन बोले तो जीन्स, हेरिडिटी, कोई भी नाम आ जाए पता चल जाएगा कि मैचुरेशन की बात हो रही है। इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस, ठीक। फिर किसकी, सोशल एक्सपीरियंस,
और एक्टिविटी या खाली एक्सपीरियंस जिसको हम फोर्थ कह रहे हैं। ये 4 प्रोसेसेस हैं पियाजे की और वाइगॉस्की की, आपको पता ही है, SCL सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, वाइगॉस्की के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी वाइगॉस्की के अनुसार क्या सही नहीं होगा, जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात ना करे वही सही होगा, वही सही नहीं होगा, क्योंकि तीन ही चीजों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं ना वाइगॉस्की। तो मैम सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कब से होगा? मेरा सेंटर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया है, कितने दिन का टाइम और मिलेगा? सुरमई अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने 1 आध हफ्ते का तो कैलेंडर दे ही दिया होगा, तो वही मान लो कि उसके बाद आपका एग्जाम होगा, है ना। तो अभी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, इतने आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कब पेपर किस किस के हो रहे हैं। डी ऑप्शन 80% लोग चूज कर रहे हैं, बोले तो 80% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा, सही होगा, सही होगा। अब क्यों सही होगा इसी को देखना है, आपको पेपर तक जुड़े रहना है। कल हो सकता है आपकी क्लास, 1 क्लास तो कम से कम लगेगी, परसों हो सकता है 2 क्लास भी लगा दूं मैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, क्योंकि सैटरडे संडे करियरविल पे ऑफ रहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा टाइम दिया जाए और पेपर आपका सर पे है बिल्कुल। देखिएगा, लेव वाइगॉस्की की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात सही नहीं है वाइगॉस्की के बारे में? गाइडेड एक्सचेंज, जहां भी किसी के गाइड करने की, असिस्टेंस की, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की बात आए, हाथ पकड़ लीजिए, यस यस यस, वाइगॉस्की ही कहेंगे, सहयोग की बात, अप्रेंटिसशिप की बात, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस, यानी ऐसी चर्चाएं जो एक दूसरे की समझ को व्यापक करें, बेहतर करें, ये भी सही है। कोलैबोरेशन बिल्कुल सही है, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। मैंने आपको वाइगॉस्की की थियरी, अभी मैराथन्स हुए थे, 8.5 घंटे सीडी भी पढ़ाया है, उसमें बात की है मैंने लास्ट में कि कैसे कोलैबोरेशन पे फोकस करना है, पीयर लर्निंग पे फोकस करना है। लेकिन रट्टे लगाने पे और उन रट्टों को उगलने पे पेपर पे, इस पे फोकस वाइगॉस्की नहीं करते। दोहराव व स्मरण करना, रट्टे लगाना, ड्रिल प्रैक्टिस, ये सब खराब बातें हैं वाइगॉस्की और पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कैरल गिलिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस। यानी कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो किस पर जोर देती है को नकारते हैं। यानी ये जेंडर बायस थियरी है जो नैतिक विकास है कोहलबर्ग का। अच्छा यार, कब है आपका हिमाचल प्रदेश टेट? क्योंकि मैं खुद बहुत व्यस्त हूँ अभी, जब तक सीटेट है कि साथ में चल रहा है ना। तो मेमोरी में पढ़ा तो बिल्कुल देती है निश्चित रूप से, बट समय हो पाएगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। HP टेट में अगर आ रहा है वो चैप्टर तो, क्योंकि प्रॉपर पढ़ने में समय लगता है, अदरवाइज। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, 69% कह रहे हैं कि एन एथिक ऑफ केयर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कल परसों के क्वेश्चन में भी, कि देखभाल की नैतिकता, यानी महिलाओं में केयर की जो नैतिकता है वो केयरिंग होती है ज्यादा। अगर हम जस्टिस की नैतिकता की बात करें, जो कि मेल्स में ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी जो लॉजिक और रीजनिंग पे ज्यादा बेस्ड है, जबकि वहीं फीमेल्स की जो मॉरलिटी है वो केयर पे बेस्ड ज्यादा है ना। तो अब उसमें सोसाइटी का भी रोल है और वो बाय नेचर भी वैसी है, बायोलॉजिकली भी, तो ये भी एक रीजन है। लेकिन इन्होंने इस एस्पेक्ट को डीवैल्यू कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं माना, किसने? कोहलबर्ग ने। बाकी चीजें तो यहां टिकती ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्रो सो जाइए ना आप, चादर ला देते हैं आपको, थोड़ा सा अटेंटिव रह लीजिए हैं, और थोड़ा बैठ जाइए सीधे होके ताकि पता चले कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। पोल लगा दीजिए टाइम से। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं? प्रपोज्ड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। हाँ बिल्कुल दिया, MI का सिद्धांत, 8 प्रकार का इंटेलिजेंस है, पता है हमें। प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव एबिलिटी इज द सिंगुलर ट्रेट। सिंगुलर ट्रेट की बात कौन करता है? एल्फ्रेड बिने। यूनिटरी थियरी है इनकी। एल्फ्रेड बिने जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था 1905 में और मेंटल एज की बात की थी 1908 में, इनकी सिंगुलर ट्रेट की थियरी, ये कहते हैं सिंगल ट्रेट है बुद्धि, सिंगल एबिलिटी बुद्धि है, यूनिटरी एबिलिटी बुद्धि है। गेव द कॉन्सेप्ट, जबकि ये चीज आज की डेट में मान्य नहीं है, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। भैया आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, फॉर्मूला टर्मन, लुई टर्मन, ठीक। गिव इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। हाँ इनका बस चले तो 1400 भी बता दें, 1600 भी बता दें। क्या है? प्रपोज द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़े, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, NCERT में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में 1983 में।
8 प्रकार की बुद्धि है आज की डेट में। NEP की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, किस चीज पर फोकस करती है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, बताइए सर, फटाफट से बताइए सर और मैडम बताइए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, देखिए जहां वर्ड डी लग जाए इसका मतलब नेगेटिव बन रही है कोई चीज, है ना, ये अंग्रेजी के रूट वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में पढ़े होंगे आपने अपने टीचर से। कौन पढ़ाता है बैच में अंग्रेजी? अरुण सर। एक तो इंग्लिश के इतने सारे टीचर्स हैं हमारे यहाँ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गैर संदर्भित, नहीं संदर्भ में पढ़ाना अच्छी बात होती है, गैर संदर्भित बिग नो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है बच्चे को, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर सकते। रटवाने की तो भूमिका खत्म ही हो रही है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, लर्निंग फॉर लाइफ, है ना, जैसा कि जॉन डुई कह रहे हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ की बात करो एजुकेशन में। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, संकल्पनात्मक समझ बेहतर हो। एनईपी ये कह रही है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो, रट्टे ना लगाए वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्रीमैरिली, यानी बाल केंद्रित शिक्षण में जो अधिगम है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। बच्चे को सेंटर में रख के एक्टिव रखना है आपको जब बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हो रही हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिमाग में भरना नहीं होता बच्चे के, प्रत्यक्ष निर्देशन या एक्सपोजिटरी टीचिंग कह देते हैं, बिल्कुल दिमाग में भर दो सीधा, इन वर्ड्स को याद रखिएगा। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग हो गई या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये तो रटने जैसा हो गया। फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ किताबों में से। पैसिव लिसनिंग के थ्रू, पैसिव कैसे कर सकते हो, बच्चे को एक्टिव रखना मूल मंत्र है। लेट्स लर्न पे चिल्ला चिल्ला के इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 2-3 सालों से मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि भैया ईवीएस मैराथन हो सकता है कल ही करा दें, कुछ भरोसा नहीं है, और नहीं तो इंग्लिश कोई ना कोई एक सेशन कंप्लीट मैं ले लूंगी कल, पूरी कोशिश करूंगी, या तो हिंदी इंग्लिश, इन तीनों चारों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। सीडीपी मैंने कराई है आपको पूरी प्रॉपर 8.5 घंटे की इस बार भी, और तो उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का सेशन मैं कल ले लूंगी बड़ा। आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, हो सकता है 9 बजे से ही, हाँ 9 बजे से ही लूंगी यार, उससे पहले तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिएगा, तो अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने में बच्चे को निष्क्रिय रखना ही नहीं है। बाय एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा, जब वो डिफरेंट सोर्सेज, विविध स्रोतों का अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा एनवायरमेंट को, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही है। टेक्स्ट बुक बुरा नहीं है, बट टेक्स्ट बुक से दूर लेके जाना, मतलब टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है ना, मल्टीपल वेज में सिखाना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चा जहां विविध स्रोतों का, वो टेक्स्ट बुक से भी सीख रहा है, वो गूगल से भी सीख रहा है, वो कहीं वीडियो देख के भी सीखेगा, वो कुछ करके भी सीखेगा। देख भी लिया करो ब्रो आगे किया है क्वेश्चन कि नहीं, इतने भी एक्टिव मत बनो ब्रो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, असर्शन, यानी जब हम बात कर रहे हैं कथन की और रीजन की, तो कथन और तर्क की अभी आपको अडेप्टेशन की जरूरत है, पियाजे को पढ़ने की जरूरत है। देखिएगा, असर्शन यानी कथन और इसका तर्क। तो चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर एप्रोप्रिएट वेज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी ओनली, यानी बच्चे को जेंडर उपयुक्त व्यवहार, यानी लिंग उपयुक्त व्यवहार, कि आप मेल हैं तो ऐसे व्यवहार करें, फीमेल हैं तो बड़े प्यार से बोलिए, ये सारी जो चीजें हैं वो शैशवावस्था के चरण से ही मिलनी शुरू हो जाती है। फैक्ट है ये, ऐसा होता है सोसाइटी में, ट्रू है ये। सोशलाइजेशन कहां से शुरू हो रहा है, जन्म से शुरू हो जाएगा, मृत्यु तक चलेगा, फैक्ट है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें इन्फेंसी से शुरू हो जाता है, सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, जीवन भर चलता रहता है, समाज बदलता रहता है, आप नए नए नियम सीखते रहते हैं। रीजन की जब हम बात करें तो इसका रीजन क्या है, आइसोलेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररेपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन, यानी जो बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव होते हैं वो बच्चे में अपूर्णीय क्षति विकसित कर सकते हैं। यानी अगर बचपन में बहुत अलग थलग रखा गया है, आइसोलेट किया गया है, ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया गया, अपनी बात को कहने नहीं दिया गया, तो लाइफ लॉन्ग इररेपरेबल, यानी रिपेयर नहीं कर सकते उन लॉसेस को आप, जो आपने क्षति पहुंचा दी है बच्चे की पर्सनैलिटी को। फैक्ट है, सही है, ट्रू है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में ही कि दोनों सही हो सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि ये जो कथन है क्या इसका रीजन सही है या नहीं है। अब ए कह रहे हैं 64% लोग, जो कि गलत है आंसर। आप पढ़ाएंगे सोनम शुक्ला है, और 3-4 बार यार लिख दो है सोनम शुक्ला, 5-6 बार लिख दो, गुस्सा तो देखो अपना, सारी चीजें हो जाएंगी। बता तो दिया कब देंगे नोट्स, फिर भी रो रहे हो, बताओ क्या करें। सब पढ़ लिया जो पढ़ाया है पहले। देखिएगा,
अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, 61% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझिए, बच्चे जो हैं वो बचपन से ही जेंडर अप्रोप्रिएट वेज में बिहेव करना सिखाने लगते हैं हम उन्हें। बिल्कुल सही बात है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, ट्रू है। आइसोलेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड कैन कॉज इररेपरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन। देखिए, पहले इशू में सामाजिकरण की बात तो हुई है कि जेंडर भूमिकाएं, लिंग भूमिकाएं, सोशल रोल्स हम कैसे सिखा रहे हैं, बट ये बात नहीं हुई यहाँ पे सेकंड में कि जेंडर के बारे में कोई बात हुई हो। ये इन जनरल इन्होंने बात कर दी कि जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में वो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या ये इसका रीजन बताया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बचपन से ही, इन्फेंसी से ही जेंडर रोल क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं या सोशलाइजेशन में ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये रीजन सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। ये अपने आप में बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इस तरह की सिचुएशन कमी बनती है जब दोनों सही हो बट रीजन सही ना हो। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही बनेगी, बी ऑप्शन यहां सही होगा, ए ऑप्शन यहां सही नहीं होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ना तो ये स्टेटमेंट गलत है ना ये गलत है, बस ये इसका रीजन गलत है ना। व्यक्ति सही थे दोनों, बस एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, वो वाली स्थिति है ये, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर क्लियर है 2021 में, सेकंड पेपर इस साल नहीं हो पाया। अभी कहाँ फोकस करें, फर्स्ट या सेकंड? जब फर्स्ट पेपर क्लियर है तो सेकंड पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, एक पे ज्यादा फोकस करना है, और क्या दिक्कत है? क्योंकि वो तो हमेशा के लिए हो गया ना, अगर क्लियर हो गया उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कोर लाके प्रेसिडेंट से मेडल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, टीचर्स शुड डिटेल द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट्स सो दैट, यानी शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। यानी इसीलिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग करा रहे हैं, पीटीएम। इस बार मम्मी गई थी बेटा, हैं पीटीएम में, मजे आए? कह रहा मम्मी यार तू सभी टीचर्स से मिलके आई हैं, सारी टीचर्स से मिलके आई हैं। जनरली मैं यदि भी जाते हैं तो ठीक है, जो क्लास टीचर ने बात करके आ गए, और मम्मी ने लगा दी क्लास, और सारे काले चिट्ठे बाहर आ गए पीटीएम में। अब बात क्या हो रही है कि टीचर्स को डिटेल क्यों देनी चाहिए बच्चे के आकलन की पेरेंट्स को, यानी ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग में हो रहा है ये क्यों होना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए पेरेंट्स को, बताइएगा। तो बच्चों के मूल्यांकन व विवरण, भाई कितने नंबर आए देख लो अपने सुपुत्र या पुत्री के, है ना, ये सब बताना चाहिए पेरेंट्स को टीचर्स के द्वारा। क्यों पीटीएम्स हो, क्यों? ये ब्रॉनफेन ब्रनर की थियरी है जिसमें पीटीएम की बात कर रहे हैं वो। अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है, द पेरेंट्स कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबल गिवन टू द चाइल्ड। देखिए, लेबलिंग के लिए तो आपको एजुकेशन देनी ही नहीं है, ठप्पा नहीं लगाना, नामांकित नहीं करना, पास फेल कमजोर फलाना, ये नहीं होना चाहिए रीजन। ठीक, द पेरेंट्स कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग इनटू व्हाट एंड हाउ द चाइल्ड हैज बीन लर्निंग, यानी अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को भी तो पता चले, उनको भी तो समझ में आए कि हमारा बच्चा व्हाट एंड हाउ कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, वो उसकी नोटबुक देख कर कुछ असेस करें। बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ताने ही मिलते हैं बेचारे बच्चों को, है ना। तो अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पेरेंट्स कैन नो व्हाट ऑल देयर चाइल्ड कैन नॉट डू। भाई जो नहीं कर सकता, सिर्फ जो नहीं कर सकता उसी के बारे में जानना है, जो कर सकता है उसके बारे में भी तो जानोगे। डी ऑप्शन है, द पेरेंट्स कैन कंपेयर देयर चाइल्ड टू अदर चिल्ड्रन। कंपेयर दूसरे बच्चों से नहीं, अपने ही बच्चे की पिछली परफॉर्मेंस, कि भैया इस बार तो मैथ्स में नंबर कमाए लेकिन पिछली बार ज्यादा आए थे, क्या गड़बड़ हुई, तुम तो अच्छे थे मैथ्स में। तो आप बच्चे की ही परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस से नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए थे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नवाल क्या कह रही हैं आप? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11 में दिक्कत है, बाद में बताएंगे लास्ट में 30th क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स अ टीचर शुड, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के साथ उनको सुनिश्चित करने के लिए वो भी सीख पाए, टीचर को क्या करना चाहिए। अब सोशियो इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड बच्चा कौन है? जो किसी समाज से, यानी किसी जाति के आधार पे या इकोनॉमिक स्टेटस गरीब परिवार से है, या कोई पर्टिकुलर जेंडर है, मेल है फीमेल है, कोई जाति है, उस आधार पे क्या कर रहे हो ब्रो? अपने आप निशा से कुछ नहीं होता, तुमसे सब हो जाता है, बैक हो जाता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है 1 घंटे में। तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड या डिसएडवांटेज क्या है, जो हाशिए पे हैं, या तो जिनके पास पैसों की कमी है, या जाति या समूह के आधार पर उनको अलग थलग रख दिया गया है, उनको बराबरी का अधिकार मिला ही नहीं है। तो इस स्थिति में इंश्योर दैट दे टेक ट्यूशंस,
ट्यूशन देना तो वैसे भी कोई उद्देश्य नहीं है। एंश्योर दैट दे आर गिवन अ लॉट ऑफ रिकॉल, रिकॉल से कुछ नहीं होगा कि आप रटवा दो उनको, बार बार सेम चीज रिपीट करने को कहो, ये कोई पॉजिटिव वर्ड है ही नहीं। एंश्योर दैट दे डू नॉट लॉस इंटरेस्ट इन अटेंडिंग स्कूल, ये बात बिल्कुल अच्छी है। एंश्योर दैट स्टैंडर्ड डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, भैया कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होगा करिकुलम, लिख लीजिए दिमाग में कहीं, गैर संदर्भित नहीं, डी नहीं लगेगा, कॉन्टेक्चुलाइज्ड सिर्फ संदर्भित होना चाहिए कि संदर्भ में हो, वो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा सीख रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ हो। तो स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब रुचि बनी रहेगी तो वो सीखते रहेंगे, चाहे डेप्राइव्ड बैकग्राउंड से हो, आज हैं कल नहीं रहेंगे, ठीक। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट टेस्ट द स्किल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करती है। यानी वो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है जो स्किल ऑफ इवैल्यूएशन को परीक्षण करते हैं, यानी बच्चे के अंदर मूल्यांकन की क्षमता है कि नहीं। अगर सिचुएशन आपके सामने कोई दे दी जाए तो आप गलत और सही में कुछ तो अंतर कर पाए, कुछ तो मूल्यांकन कर पाए, तो वो क्षमता है कि नहीं, ये किस तरह के क्वेश्चन पूछने से आपको पता चलेगा। बताइएगा फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ये कौन है, मोहम्मद साकिब हैं, कह रहे हैं 25,000 लाइव हैं बट 9,000 ही लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। हाँ भाई, लाइक शेयर करते रहा करो, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, मेरा ध्यान भी नहीं है आज कितने लोग लाइव हैं। बहुत मजे आ रहे हैं, अच्छा सेट है ये, एक मॉडरेट टू हाई सेट कहेंगे इसको, मतलब हल्का सा टफ की तरफ कहेंगे। ये 30 क्वेश्चंस में से अगर आप 25 ले आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। 25 प्लस लेके आओ बल्कि, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है और सिलेबस ऐसा भी नहीं है कि इसका जस्ट ऑपोजिट बन जाएगा, क्योंकि सिलेबस से इसी तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन व्हाट वेज आर दी बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा, यानी आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार से भिन्न है, यानी जो पुस्तकें हजारों साल पहले लिखी जा रही थी या जो आज की किताबें हैं वो कैसे अलग हैं। मतलब डिफरेंशिएट करना है, डिफाइन करना है आर्कियोलॉजी को। तो डिफाइन करने में तो आपको नॉलेज लगेगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आया डायरेक्टली तो पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करना मतलब भाई नाउन की डेफिनेशन बताओ, नॉलेज में होगी, रट्टा लगाया होगा। व्हाट मेटल्स, तो ये तो नॉलेज है, इवैल्यूएशन तो यहां पता नहीं लगेगी। व्हाट मेटल्स डिड पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज टू मेक टूल्स, रिकॉल बेस्ड बात है कि हड़प्पन सोसाइटी में किस तरह के टूल्स। तो यहां पे नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन हद से हद चेक हो रहे थे, यहां पे सिर्फ नॉलेज हो रही है। When was the site of हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इवैल्यूएशन पे जाना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 6 लेवल है ना, पुराने वाली में। इन व्हाट वेज आर दी बुक्स यू रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट करना पड़े, जब जज करना पड़े, मतलब जज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ जाइए इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक। ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवैल्यूएशन। आकलन करने की बात हो रही है, यहां तो वन वर्ड आंसर आप दे देते फटाफट से, आकलन की कहां बात हो रही थी, जज तो करना ही नहीं था आपको कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए, यानी बेहतर बनाने के लिए, सुसाध्य और बढ़ाने के लिए, समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड अंडर राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, वो किस तरह के चेंजेस की या किस तरह की फैसिलिटीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं एजुकेशन में। पहला ऑप्शन है कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 ईयर्स, यानी विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण हो कि कितनी वृद्धि हो रही है, किस लेवल का हमारी एजुकेशन बेहतर हो रही है, ठीक है। एंश्योर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, ये मैंने आपको बताया हुआ नेगेटिव वर्ड है। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, पढ़ाई के तरीकों में नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो कैसी इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट बच्चे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन फॉर डिफरेंट बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते। और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है सेम, एक ही तरीका। स्टैंडर्डाइज्ड भी होता है सेम। तो स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्मिटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि भाई यूनिफॉर्म पहनाने का रीजन ये है कि सब इक्वल लगे, कॉलेज में वो भी खत्म हो जाती है, जिसका जो मन करे पहन के आओ। तो यहां पे यूनिफॉर्म कपड़ों तक ठीक है, बट मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज्ड। प्रोवाइड बुक्स, अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, ये तो अच्छी बात है ना, बच्चे को लर्निंग मटेरियल मिल रहे हैं, असिस्टिव डिवाइसेस जो उसकी हेल्प करें।
वो कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमेशा अच्छा होता है मल्टीपल मोड्स से सीखे बच्चा, मल्टीपल वेज में सीखे। तो एक ही लाइन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव है वर्ड्स, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज, वो है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। कितने लोग? 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं, सिर्फ बी ऑप्शन गलत है। तो जहां पे भी बी है, बाकी 3 में बी है, वो हट जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता था कि सही कितने हैं, तो आपको पता था गलत सेकंड हर हालत में है, तो सेकंड जहां जहां है उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। सेकंड बी में भी था, डी में भी था, सी में भी था, फिर तो एक ही उत्तर बचा जो सही होगा। तो कई बार आप सिर्फ एक से भी बाकी 3 ऑप्शंस का आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देख के आपने घबराना कतई भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह, अभिषेक कह रहे हैं अगर करना है सीटेट पार। कैसे कैसे, ये ऐसा लग रहा है वो नहीं चल रहा है इलेक्शन, उसके नारे होते हैं ना, जैसे कमाल कर दिए। चलिए खैर, बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज अ टीचर शुड, यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए, यानी कोई एक रिलीजियस माइनॉरिटी है जो आपके यहाँ, आपके देश में वो जाति या धर्म बहुत कम संख्या में है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे बच्चे को? तो आपको हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है। एम्फेसाइज करेंगे ज्यादा ऑन द डिफरेंसेस देन सेमनेस अक्रॉस रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पे जोर देंगे। फिर तो अगर आप सिर्फ अंतर पे जोर देंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं हमारे वाला अच्छा है, हमारे वाला अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है ना। जबकि हम क्या कहते हैं भाई, लगभग सारे धर्म कुछ ना कुछ एक सिंगल मैसेज देते हैं, उससे क्या होगा, यूनिटी की बात होगी। लेकिन यहाँ ये भटकाने की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। बी ऑप्शन है प्रेजेंट द एग्जांपल्स ऑफ हार्मनी अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यानी विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, यानी सद्भावना बनी रहे, सब हार्मनी से चैन से रह सकें, चाहे वो अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, या वो लोग जिनके धर्म के लोग ही कम हैं उस जगह पे, वो भी चैन से रह सकें। बात तो सही है। अगर हम बात करते हैं सी की, तो प्रमोट द बायसेस अबाउट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर रिलीजन्स, यानी जो बायसेस हैं, जो आपके अंदर विभेद पल रहे हैं पहले से कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, उनको और भर दोगे बच्चों के बीच, तो ये तो और खराब बात हो गई। स्ट्रेंथन द स्टीरियोटाइप्स भर दोगे, वही जो चला आ रहा है पहले से कि अरे इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, इनके साथ बैठ के ये नहीं करते, या ये तो खराब है, ये तो बढ़िया है। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ये भी खराब बात है। एज अ टीचर आपको एक ह्यूमैनिटी को फोकस करना है, ह्यूमैनिटी के साथ चलना है कि हम सभी इंसान हैं, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भावना को, हार्मनी के उदाहरण देने के कैसे अलग अलग धर्म के लोग दोस्त भी हो सकते हैं, साथ में भी रह सकते हैं पीसफुली। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टीचर का तो यही उद्देश्य होना चाहिए, बट आजकल मैं देखती हूँ जो कुछ बहुत ही कम लोग हैं इस तरह के जो सिलेक्टेड भी हैं टीचर्स, है ना, इधर उधर अलग अलग गवर्नमेंट संस्थाओं में भी, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि वो उसी तरह के स्टेटस लगाते हैं, उसी तरह की चीजें बोलते हैं, और मतलब एक होता है किसी चीज को प्रमोट करना। तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो ये देखना है जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं क्या वो बैलेंस की बात कर रही है या नहीं, क्योंकि आप बच्चे के दिमाग में वही जगा रहे हैं। बच्चे पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है टीचर का। तो कोशिश करने कि आपके पर्सनल बायस, मैं किसी पार्टी को मानूं, मैं किसी धर्म को मानूं, मैं किसी जाति को मानूं, अगर पहली बात तो होना चाहिए कि आप खुद ही एक ठीक ठाक ह्यूमन बीइंग हो, बैलेंस्ड नहीं भी हो पा रहा है तो आप अपने मत अपने तक रखिए, बच्चों को प्रभावित गलत चीजों से मत करिए या एक्सट्रीम पे मत लेके जाइए। सपना सिंह क्या कह रही है, मैम एग्जाम में एक बार ऑप्शन चूज करने के बाद चेंज कर सकते हैं क्या? मेरी बेटी आपको मिनी मैम कहती है। बहुत ही बढ़िया सपना। और आपकी बेटी मिनी, मतलब मैं इतनी छोटी दिखती हूँ क्या? खैर मजाक कर रही हूँ। अगर बात करें एग्जाम, हाँ ऑप्शन आप चूज मतलब चेंज कर सकते हो, इसमें सी टेट में कोई दिक्कत इस तरह की नहीं होती। अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया इज प्रीमैरिली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी डिस्ग्राफिया जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई है, बताइएगा एक बार। राइटिंग, ग्राफ का मतलब ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, राइटिंग ग्राफ बनाना पड़ता है ना, ग्राफ पे कुछ कुछ करते हो, उससे याद रख लेना, मतलब जोड़ के कि ग्राफ पे पेपर से कुछ पेंसिल्स का यूज तो करना पड़ेगा ना। गॉड, देखिएगा तो राइटिंग से रिलेटेड है डिस्ग्राफिया डायरेक्टली। वॉकिंग का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो डिस्प्रैक्सिया होता है जो वॉकिंग को प्रभावित करेगा, डिसलेक्सिया है जो रीडिंग को प्रभावित करेगा। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन एंश्योरिंग सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट? किस तरह के बच्चे दृष्टिबाधित जिनको देखने में समस्या है उनको कैसे हम प्रॉपरली इंक्लूड करें क्लासरूम में, ये पूछा है।
बुक्स विद स्मॉल प्रिंट एंड पिक्चर्स, जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको और छोटे प्रिंट में लिख दो। मतलब अगर कोई कहे कि मैम मुझे देखने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, पहले आपने इतना लिखा था अब आप इतना लिख दो, है इससे ज्यादा मूर्खता की हरकत हो सकती है दुनिया में कहीं? तो ये तो इंक्लूजन नहीं है, ये तो समावेशन नहीं है, ये तो उस बच्चे को जोड़ना नहीं है। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज बाय टीचर एंड पीयर्स, साइन लैंग्वेज मूक बधिर लोगों के लिए, डेफ एंड डम के लिए यूज होती है। विजुअल लैंग्वेज मतलब विजुअली इंपेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज अगर आप यूज भी करेंगे तो उसको पता भी नहीं लगेगा, वो देख थोड़ी सकता है। यूज ऑफ टेक्टाइल एंड एम्बॉस्ड मटेरियल, ये बात सही है कि जो टेक्टाइल मतलब टच एंड फील वाली स्पर्शनीय सामग्री, जिसको वो टच और फील कर सके, शार्प ऑब्जेक्ट्स या इस तरह की चीजें जिनको वो टच और फील कर सके, जैसे ब्रेल लिपि है, ब्रेल स्क्रिप्ट। एम्बॉस्ड जो उभरा हुआ मटेरियल हो जिसको बच्चा टच और फील कर पाए, बात तो सही है विजुअली इंपेयर्ड के लिए। रिटन इंस्ट्रक्शन थोड़े ना दोगे बोर्ड में, जिसको देखने में दिक्कत है उसको पढ़ने में भी होगी, देखने में ही दिक्कत है जब, तो बोर्ड पे क्या लिखा है वो कैसे समझेगा? तो सी ऑप्शन है कि वो टच और फील तो कर ही सकता है, बेशक देखने में समस्या हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे, कम समय दूंगी मैं इसमें आपको। इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद हाई क्रिएटिविटी, अ टीचर शुड अवॉइड एक्टिविटीज विच प्रमोट कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, ओरिजिनलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जो बच्चे में हाई क्रिएटिविटी है और आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो किस चीज को नहीं करेंगे? समझ गए? 42% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं, बाकी सारे गलत। चलिए अब 50 हो गया भाई। कन्वर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस या एक्टिविटीज को आप अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स हमें पता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, है ना। तो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है उस बच्चे में जो कुछ नया कुछ क्रिएटिव करने की बात करेगा। ओरिजिनलिटी होती है, अपने नोवल सॉल्यूशंस होते हैं, नवीन विचार होते हैं, मौलिकता होती है, कॉपीड नहीं होती चीजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या का समाधान करना वो सीखता है क्योंकि कुछ नया इन्हीं चीजों से आएगा। लेकिन अगर अभिसारी सोच है कि भाई 4 ऑप्शन दे दो मैं तो बस एक चूज कर लूं, मेरे को ऐसे लिखने को मत कहो, तो इससे क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती। कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस से जोड़ा है जेपी गिलफर्ड ने और डाइवर्जेंट को क्रिएटिविटी से। जेपी गिलफर्ड वही है जिन्होंने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जॉय पॉल गिलफर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या कहता है ये? इन ऑर्डर टू सपोर्ट डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड, यानी शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फटाफट से बताओ। जीवन से जोड़ दो, बच्चे को एक्टिव रखो, ऐसा ही कुछ होगा। इलेबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स, क्यों भाई? लॉ ऑफ रिसेंसी काम करेगा कि जो अभी सीखा है उसको रिवाइज ही मत कराओ, तो उड़ जाएगा दिमाग से, है ना। आपका फॉरगेटिंग कर्व कहता है ये 40% चीज तो अगले दिन ही गायब हो जाती है अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। गिव द अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, यानी विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना। ये बात सही है कि आप लॉन्ग लास्टिंग कब रहेगी चीज? जब आप रियल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं जब आप उसको बच्चे पे अप्लाई करेंगे, अपने आसपास उसके एग्जांपल्स देखेंगे रियल लाइफ, जो मैं देती भी हूं कई बार, तो क्या होगा? वो सिंपल लॉन्ग लास्टिंग होगी, उस चीज को आप भूल नहीं पाएंगे, आपके जीवन से जुड़ जाएगी। फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने से याद करने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पोल लगाओ ब्रो। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन वर्बल फॉर्म, यानी सिर्फ बोल करके ही समझा दो। भाई एक्टिविटी करके सिखाओ, चार्ट्स दिखाओ, 70 तरीके। तो जब आप लाइफ से जोड़ देते हैं तो बच्चा लॉन्ग लास्टिंग रहती है बच्चे के दिमाग में वो चीज। आपका फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है इस सेट का, इसीलिए कह रहे हैं ये अच्छा सेट है। यानी कथन है एक और उसका रीजन है, आपको पहचानना है। क्या चीजें चेक करनी है? 3 चीजें चेक करनी होती हैं। क्या ये सही है, ट्रू है? अच्छा ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। अगर ट्रू है तो आपको ये देखना है क्या इसके रीजन के संदर्भ में सही है। ये ए का रीजन है आर, अगर रीजन नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअली सही है, तो भाई ए और आर दोनों सही है, बट रीजन सही नहीं है ना। तो अ टीचर शुड एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू मेक इंट्यूटिव गैसेस। इंट्यूटिव मतलब सहज, जो उसके अंदर से आ रहे हो, इंट्यूशन के रूप में, सहजता से अनुमान लगाने दे रहे हैं जो उसके मन में आ रहा हो, किसी क्वेश्चन को देख के, किसी प्रॉब्लम को देख के। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, तो वो सहजता से जो भी उसको पता होगा, जो भी उसका अनुभव होगा, उसके बेसिस पे जवाब देगा। इसको आपको प्रमोट करना चाहिए। और इंट्यूटिव स्टेज कौन सी होती है पियाजे के अकॉर्डिंग? प्री ऑपरेशनल में, याद कीजिए 4 से 7 वर्ष, है ना। ये चीजें याद रखनी है। अगर हम बात करें तो ये ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर। अब ये इसकी ऑपोजिट बात हो गई। रीजन मतलब कथन ने कहा था कि ये वैसे वाली बात हो गई, कोई घर पे आए और पिताजी कहें आपके कि बेटा बोल देना कि पापा तो घर पे नहीं है। मतलब क्या है कि बच्चे को इंट्यूटिव गैसेस करने देने थे कि पापा तो घर पे नहीं है। वो अंकल जाने लगे, पापा अंदर से आए, हाँ जी क्या कह रहे थे। तो ये वैसी बात हो गई कि अपने ही कथन को नकार दिया, इसकी ही ऑपोजिट बात कह दी इसने, है ना। तो स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर। यानी बच्चों को सिर्फ तभी जवाब देना, तभी उत्तर देना है जब वो पूरी तरह से श्योर हो। और ये कह रहे थे भैया जो मन में आए उसको बोल देने दो,
तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई। तो ना तो ये रीजन सही है ना ये बात ही सही है अपने आप में, कि बच्चे को सिर्फ तभी बोलने दो जब उसको 100% सही पता हो। तो फिर वो अपने आप को अभिव्यक्त करना कब सीखेगा, है ना। सही होने से ज्यादा जरूरी है अभिव्यक्तिकरण, यानी एक्सप्रेशन बच्चे का, ठीक है ना लॉबस्टर। तो ये फॉल्स है अपने आप में, सिर्फ ए सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। ना तो ये अपनी जगह सही निकला आर, और ना ही इसका रीजन सही था ये। क्वेश्चन नंबर 23, यानी इंसान भी खराब था और आपके साथ भी खराब था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ टीचर शुड प्लान एक्टिविटीज विच यील्ड डैश अमॉन्ग लर्नर्स, यानी एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच चिंता को उत्पन्न करें, बोरियत को, जिज्ञासा को, डीमोटिवेशन को। बताइएगा, तो टीचर का काम डिमोटिवेट करना है बच्चों को? कतई नहीं। बोर करना है, सुला दो, नींद आ जाए, बस ऐसा फेस बना के पढ़ाते रहो कि ना हंसो और इंसान भी ना लगो आप, है ना। आप कहीं, खैर छोड़ो। एंग्जाइटी की अगर हम बात करें, चिंता, लोग ज्यादा पैसा और पद कमा लेते हैं तो वो इतने सीरियस हो जाते हैं, वो रोबोट्स लगते हैं। फिर वो बोर्डम के इतने बड़े शिकार हैं, वो आपसे बात भी करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कुछ रोबोट जैसा इंसान लग रहा है मेरे को, मतलब नेचुरल ना तो बेचारा हंस पाता है खुल के और ना चैन से सो पाता है। तो वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। एंग्जाइटी और बोर्डम और डिमोटिवेशन वाली क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। आपको बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज करानी है जिससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर सवाल आए हजारों, या हजारों नहीं भी तो हर चीज के बारे में जानना चाहे, क्यों, कैसे, कब हुआ, कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो 70 सवाल पूछे वो, इस तरह की चीजें, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देना है आपको बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, यानी किसी काम को करने का तरीका अगर आप जानते हैं तो उसको कैसा, क्या कहेंगे, किस तरह का ज्ञान कहेंगे, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। भाई आपकी साइकिल की चेन उतर गई, याद है ना साइकिल की चेन जमाने में होती थी, पुराने जमाने में, मेरे और आपकी उम्र में। अब देख रहे हैं कितनी उम्र हो गई, अब ऐसी बातें करनी पड़ रही है मेरी और आपकी उम्र में, है ना। तो अगर हम बात करें तो साइकिल की चेन होती थी, आपकी भी होती है ब्रो साइकिल में चेन, चढ़ती उतरती है, वो उतरती नहीं है, अब आती नहीं ऐसी साइकिल, पुराने वाली में उतरती थी। उसमें सिस्टम लग रहा है तो ऑटोमेटिक। ओहो हो भाई, अमीर लोग कह रहे हैं उसमें सिस्टम लग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली चढ़ा देती है अपने आप। अदरवाइज हम क्या करते थे, स्कूल जाते थे तो साइकिल की चेन चढ़ाते थे जब उतर जाती थी, और जिसको चढ़ानी आती थी ठीक ठाक, स्पेशली जैसा कल्चरल स्थिति है तो फीमेल्स को इसमें कम एक्टिव रखा जाता है। तो हमारा गर्ल्स स्कूल था तो बढ़िया, मतलब बुलंदशहर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो कोएड था, तो बढ़िया किसी एक को आती है तो वो अपने आप में कारीगर है। तो जिसको चढ़ानी आ रही है वो चेन, यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने का तरीका पता है, तो वो एक प्रोसीजर है ना। सिलेंडर को कैसे लगाते हैं उसमें वो जो रेगुलेटर होता है वो प्रोसीजर है अपने आप में। तो नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को आप कैसे करेंगे इसकी नॉलेज प्रोसीजर कहलाती है ना। ये प्रोसीजर है कि वो चेन ऐसे चढ़ाई जाएगी, है ना, या उस सिलेंडर का जो वो रेगुलेटर है वो वैसे लगाया जाएगा, ये ढक्कन भी है तो इसको ऐसे ऐसे नहीं बंद करना है, इसको ऐसे घुमा घुमा के बंद करना है, ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजरल नॉलेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इस बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, प्रक्रियात्मक ज्ञान, साइकिल कैसे चलाते हैं, ये प्रोसीजरल नॉलेज है। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, आपने रट्टे लगाए हुए हैं, आपसे पूछा नाउन का डेफिनेशन बताओ बेटा, तो आपने बता दिया नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, यही होता था ना, और बहुत सीरियस होकर बता दिया आपने। डिक्लेरेटिव नॉलेज है ये घोषणात्मक ज्ञान, जो भरा हुआ था दिमाग में उगल दिया। जबकि प्रक्रियात्मक है कि किसी काम को करते कैसे, वो प्रोसीजरल नॉलेज हो गई। एसिमुलेटिव वही जो ऐड किया हुआ है, कंडीशनिंग तो फिर कंडीशनिंग ही है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल दो की बात होती है, प्रोसीजरल इसमें ज्यादा बेहतर है डिक्लेरेटिव के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। यानी सार्थक मतलब अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा क्या नहीं देता है, डज नॉट प्रमोट। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप मेरा मैसेज कभी नहीं देखती हैं। छोटी कुमारी कह रही हैं, छोटी इतना प्यारा छोटा सा नाम आपने कैसे ढूंढा, हम ये जानने के इच्छुक हैं। 1 2 3 4 लेट्स लर्न के साथ मिलकर हम सब करेंगे सीटेट पार। ये आपने जो ये नारे लगा रखे हैं ना, और स्पेशली ये जितने भी लोग ये कर रहे हैं, इनका स्पेशली सीटेट पास चाहिए हमें, है ना। और पास तो खैर सभी का हो ही जाएगा यार, टेंशन नहीं होगी, अगर आप इतनी शिद्दत से देख पा रहे हो तो निकल जाएगा पेपर। एक्सप्लोरेशन से मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट होती है, हमें गलत ऑप्शन चाहिए यहाँ पे। इंटरैक्शन यानी बच्चा एक्टिव होगा, एक्सप्लोरेशन में भी एक्टिव होगा, मेटा कॉग्निशन में भी एक्टिव होगा,
पैसिव ऑब्जर्वेशन, यही बच्चा एक्टिव नहीं है और यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ना। जहां बच्चा निष्क्रिय हुआ यानी सार्थक अधिगम नहीं होगा, रोट लर्निंग होगी, रटना होगा। एक तो लर्निंग है सार्थक, यानी सार्थक मतलब आपका फ्रेंड नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग जिसका कोई अर्थ हो, जो आपके जीवन से जुड़े, मीनिंगफुल लर्निंग बेटर है। दूसरी लर्निंग है रोट लर्निंग, रटना। तो रटने से बचाना है बच्चे को। जब बच्चा पैसिव हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, और निष्क्रिय रोट लर्निंग रट्टा लगाएगा वो फिर। तो डी ऑप्शन ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसीलिए इसको टफ क्वेश्चंस कह रहे हैं हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सच में इसमें डिफरेंट है। यार पानी भी नहीं है आज तो हमारे पास। देखिएगा आज थोड़ा जल्दीबाजी में ना बहुत सारी व्यस्तता हो गई थी, वो ऑफिस जाने वाने के चक्कर में। ऊपर से दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, जिस दिन मुझे दिन में निकलना पड़ता है मेरे आंसू आ जाते हैं, मेटाफोरिकली नॉट लिटरली। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 की जब हम बात करें तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ आवर ओन एबिलिटीज, यानी जो हमारी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध। यानी जो हमें डायरेक्ट दिख रही है हमारी एबिलिटीज, भाई ये अगर कोई 2 किलो का सामान है तो मैं उसको आसानी से उठा सकती हूँ, ये मेरी डायरेक्ट एबिलिटी है। कोई चीज है जिसमें मुझे स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, इनडायरेक्टली मुझे पता है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये कर जाऊंगी। मान लीजिए 5 किलो वजन कम करना है, तो डायरेक्टली नहीं तो आपको पता तो है ना कि प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे तो ये काम हो जाएगा। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी क्षमताओं के बारे में जानना क्या कहलाएगा, जिसमें आप स्ट्रैटेजाइज करें गिवन सिचुएशन में। क्या है ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। ये तो भैया जो आपने पढ़ा होता है वो नॉलेज आप यहां उगल देते हैं। इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी, इसमें कौन सा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। डिक्लेरेटिव तो सीधा आप एक्सप्लिसिट कर देते हैं, बात खत्म। एपिसोडिक तो मेमोरी होती है आपकी कि जो आपके जीवन में घटा हो। प्रोसीजरल, यहाँ प्रोसीजर की बात थोड़ी होती, किसी चीज को कैसे करते हैं ये थोड़ी पूछा है। दिस इज मेटाकॉग्निशन। क्या है ये, परासंज्ञान है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान है। इस बार मेटाकॉग्निशन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैंने नोट्स फ्री आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो। मेटाकॉग्निशन उसमें दिया हुआ है, 4 स्टेप बताए हुए हैं। परासंज्ञानात्मक यानी मेरी जो क्षमताएं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं उनके बारे में मैं स्ट्रेटेजाइज कर पाऊं कि मैं क्या चीज तुरंत कर सकती हूँ या डायरेक्टली कर सकती हूँ, किस चीज पे मुझे विचार करना पड़ेगा, किसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। यानी अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, यानी मेरी जो क्षमताएं हैं उसके प्रति अवेयरनेस का भी एक और लेवल है मेरे दिमाग में। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कि ये चीज हो सकती है बट कैसे, अब मैं उस पर भी सोच रही हूं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखेंगे। व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम a student is referring to the similar kind of problems and drawing indications to solve the current problems। ध्यान दीजिएगा सिमिलर पे। अभी हम पढ़ रहे थे कल परसों थॉर्नडाइक को, किसी को याद आ रहा है? ये नॉर्मल वाले लोगों के लिए नहीं है, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर केवीएस वाले भी इन सेशंस को देख लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन पेपर तो आपने पहले क्लियर कर लिया होगा, जिन्होंने लास्ट ईयर क्लियर किया, चलो उन्होंने तो ये क्वेश्चन किए होंगे, आपने थोड़ी किए होंगे जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है ये। तो ये जरूरी है कि आप इस तरह के नए जो पैटर्न पे क्वेश्चंस हुए हैं उनको भी कर पाएं। क्या समझे, समझे कि नहीं बताइए सरकार, बताइए। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है हिंदी इंग्लिश, मैराथन करा देंगे, डोंट वरी, काहे चिंता करते हैं। आपको सीडीबी का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। अच्छा अंजलि जी धन्यवाद, आपने कह दिया, हम बन गए। आपके प्यार से खुश रहते हैं हम, ज्यादा टाइटल्स वाइटल्स का हमें ज्यादा ऐसे लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है, बट हाँ खुश रहते हैं, जो हो जाए जीवन में अच्छा है। आपसे मिलके अच्छा लगा था, आप अच्छे मेंटर हैं मैम। आपको कुछ मेल किया हूँ, प्लीज सब टीचर को स्टूडेंट के साथ गुड बिहेव होना चाहिए। अच्छा किसी और की बात हो रही है, ओके। गरीब नवाज, मेरे को याद आ गया, आपने कमेंट किया था ना, समझ गई मैं। हाँ बहुत अच्छा किया आपने मेल कर दिया, मेरे दिमाग से भी निकल गई थी ये बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बात किसकी हो रही है। While solving a problem, a student is referring to the similar kind of problems। एक ही तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है, यानी रेफरेंस ले रहा है उस तरह की प्रॉब्लम्स जो उसने सॉल्व की थी पहले। भाई प्याजे की स्टेज जब आप पढ़ रहे हैं तो आप, हम जब क्वेश्चंस बात करते हैं हम कहते हैं कल भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, यानी एनालॉजी। जब सिमिलैरिटी होती है किसी चीज में, लॉ ऑफ एनालॉजी है जो थॉर्नडाइक ने दिया है, एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं इसको। अनुरूपता है दो चीजों में, एनालॉजी यानी समानता है, सिमिलैरिटी है ना। कि आप कोई मूवी देखते हैं ना तो आपको याद आ जाती है यार ये वाली मूवी में भी इसी तरह की स्टोरी थी। तो जो प्रॉब्लम आज आप सॉल्व कर रहे हैं वो किसी प्रीवियस प्रॉब्लम से मिलती जुलती है, तो आप उस चीज में जो आपने सीखा था उसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं। एनालॉजिकल थिंकिंग है। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी चीज को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, एक ही चीज पे अटक गए हैं। रिस्पॉन्स सेट भी यही होता है कि आप एक ही तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी नहीं, ये पीछे से आगे की ओर नहीं आ रहे हैं आप। यहाँ एनालॉजिकल थिंकिंग है, समानता जहां पे होती है, जो
वहां पे एनालॉजिकल थिंकिंग लगती है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। शौर्य सिंह पानी की बॉटल ला दो, ये क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लगेगा। बराबर में रखी होगी टेबल पे। बहुत बढ़िया, 27,000 लोग हम जुड़े हुए हैं और 15,000 लोगों ने लाइक किया है। शेयर का तो हमें पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। तो बिल्कुल आप ये भी लगे हाथों कर ही दीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पे बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। अ टीचर फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव सर्टेन मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कुछ बच्चों को क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ऐसा होता है कि विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स में स्पेशली क्या हो जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं। ठीक, यानी मिसकॉन्सेप्शंस यानी गलत अवधारणा या वैकल्पिक अवधारणाएं बन जाती हैं, भ्रांतियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि ट्रेन जब चलती है तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में। तो ये इस तरह की भ्रांतियां आना स्वाभाविक है। देखिएगा, इतना अच्छा लगा पानी पी के, क्या ही बताएं। रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट व्हाट शुड द टीचर डू इन सच अ सिनेरियो, यानी एक टीचर को जब बच्चों के बीच कुछ वैज्ञानिक संप्रत्तियों को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, तो आप क्या करें उनको ठीक कराने के लिए। लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक, यानी विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। बात तो सही है भाई, जो भ्रांतियां हो गई हैं उनके बारे में बात करने दें। जब चर्चा करेंगे तब तो निकल के आएगा कि दिक्कत कहां है। भाई मान लीजिए मन में मतभेद है, कुछ चीजें गलत मान लिया आपने कि आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई या आपके फैमिली में कोई बात हो गई, मन मुटाव हो गया, अब आपने उस पर चर्चा ही नहीं की, सालों तक बस मन में रखा, तो वो कहां से ठीक होगा, वो मिसकॉन्सेप्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक, बात की जाए उस पर, वैज्ञानिक तर्क अगर उसमें कोई है तो वो वहां तक पहुंचे, बच्चा पहले डिस्कस तो करे। बात तो सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, outrightly reject those misconceptions and tell them the standard information on that concept, standard on मतलब उनकी सिरे से खारिज कर दो, उनको अपनी बात कहने ही मत दो और कहो कि नहीं ये सही है, बस बेकार की बात है ये। पहले बच्चों को आप एक्सप्रेस करने देते हैं, डिस्कशंस के थ्रू इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर देते हैं। रेफर दीज चिल्ड्रन टू अ स्पेशल एजुकेटर, ना टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दोज मिसकॉन्सेप्शंस, ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है मिसकॉन्सेप्शंस होना, इनको नाइव कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं कि इस तरह की भ्रांतियां जब बन जाती हैं तो वो डिस्कशन से सॉल्व होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम आप बच्चों को डिस्कार्ड कर दें, उसको बुरा भला कहें, ये नॉर्मल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने ये संवेग और संज्ञान के विषय में। ध्यान से जवाब दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन दोबारा बता देंगे बनवाल, टेंशन ही नहीं लेने का है आपको, है ना। हम 6 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समस्या बताइए, समाधान हमारे पास होगा, है ना। देखिएगा, हाँ एग्जाम सिटी अलॉटेड नहीं है अभी, तो अभी आया नहीं है, फिर साहिबू अभी रुक जाइए, पेपर से पहले ही पता लगेगा फिर आपको। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, प्लीज ब्लेस मी फॉर एग्जाम, लव यू मैम, थैंक यू सो मच। स्तुति मेरी तरफ से तो यार आप सभी को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं, बिल्कुल जितना डीप हो सकती हैं भावनाएं उतनी डीप भावनाओं के साथ, शब्द नहीं होते मेरे पास, इमोशनल हो गई मैं। देखो इमोशन एंड कॉग्निशन, देख रहे हो इमोशनल होने पे इमोशंस की बात हो रही है, यानी संवेग और संज्ञान के बारे में। यानी कॉग्निशन क्या है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई चीजें, इमोशन क्या है, जो हमारे संवेग हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम कैसे महसूस करते हैं किसी चीज के बारे में। फियर, एंगर और लव किसके साथ रह रही हूं मैं, है? देखिएगा क्षेत्रीय प्रभाव आ गया कहीं से। तो फियर, एंगर और लव की अगर हम बात कर रहे हैं तो फियर मतलब भय, एंगर मतलब क्रोध, भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 बचपन से जन्म से होते हैं, ऐसा वॉटसन कहते हैं, पहले पूछा जा चुका है सीटेट में। ये जो 3 इमोशंस हैं ये बाय बर्थ होते हैं बच्चे में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि अटेंशन स्पैन रिमेन्स अनऑल्टर्ड बाय एनी काइंड ऑफ इमोशंस, यानी किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। यहां तो रोज लोग आते हैं बैचेस में भी, कमेंट्स में भी, रोते हुए, हाय रे ब्रेकअप हो गया, ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में। अगर किसी भी इमोशन से आपकी अटेंशन प्रभावित ही नहीं होती तो फिर तो ये सिचुएशन आती ही नहीं। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो ध्यान नहीं लगा पाते, सिंपल है। कोई घटना घट गई है, कुछ बात हो गई है तो आप नहीं, आपकी अटेंशन होता है, आप इवन गायब हो जाते हैं बीच में, तो पूछा जाता है भाई कहाँ हो, है ना। ये बात तो क्लियर है। और अगर हम बात करें
हाँ कर सकते हो अमीनुल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, इमोशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाई जो संवेग और तार्किक सोच है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशंस आप पे हावी हैं तो आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी बैंड बच जाती है, लॉजिकल थिंकिंग की नीचे चली जाती है, इमोशंस ऊपर चले जाते हैं, हावी हो जाते हैं, और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो नीचे रह जाती है। तो ऐसा नहीं है, प्रभावित करती हैं चीजें। जो इमोशंस और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट सिर्फ एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग है वो है ज़ेज़ोंग। जब तक ज़ेज़ोंग नाम ना लिखा हो आप इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, बाय डायरेक्शनल रिलेशन है इनका, द्विदिशीय, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपका दिमाग और आपके इमोशन दोनों, संज्ञान यानी कॉग्निशन और इमोशन दोनों। इमोशंस फैसिलिटेट द एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज, यानी संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। गलत जवाब दे रहे हो सरकार, बी ऑप्शन गलत है एकदम, जो 53% लोग कूद कूद के कह रहे हैं। मेमोरी इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, ऐसा थोड़ी है यार, है किसी की याद आपको आ रही है दिमाग में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन नहीं है किसी व्यक्ति को याद करते हुए। आप किसी पुराने टीचर को भी याद कर लीजिए, याद करने के नाम पे आपको 4 ही चीजें याद आती है ना। किसी पुराने टीचर को याद कर लीजिए, आपको पता चलेगा यार वो बड़े अच्छे टीचर थे, या हैं, या हमारे स्कूल में पढ़ाया करते थे, या कोई मेमोरी है स्कूल की बड़ी अच्छी। तो वो मेमोरी के साथ इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं मेमोरी सिर्फ मेमोरी थोड़ी, कंप्यूटर थोड़ी हो आप सर्च कर लिया उसके कोई इमोशन नहीं है, इमोशन साथ में आएंगे। तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, एकमात्र यही हमें सही उत्तर यहां नजर आ रहा है, वो है इमोशंस फैसिलिटेट द एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज, यानी संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इमोशंस जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुसाध्य कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं किस चीज को, एनकोड करने में मेमोरीज को, यानी राइट करने में, लिखने में, उनकी कोडिंग में, एनकोड मतलब लिखने में, यानी आपके दिमाग में फीड करने में। अगर आपके इमोशंस बहुत हाई हैं किसी चीज को, किसी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति, है ना, किसी मैच के प्रति, तो वो मैच आप भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी में वो बहुत तेजी से एनकोड हो गया, बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही बेहतर तरीके से। क्यों? क्योंकि इमोशंस, ठीक है ना, आप तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस या बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस दोनों ही भूलते नहीं है आप। क्यों? क्योंकि मेमोरी के एनकोडिंग में इमोशंस हेल्प कर रहे हैं। वहीं रिट्रीवल में भी जो चीज जितनी इंटेंस होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं, वो उतनी बेहतर तरीके से मेमोरी में रह पाएगी और उसको आप आसानी से रिट्रीव भी कर पाएंगे। कोई ऐसी घटना होगी है ना, पहला ब्रेकअप, पैचअप, व्हाटएवर, लोगों को याद रहते हैं, पहली सैलरी, पहला चेक, सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है वो मेमोरी, तो उसका रिट्रीवल भी आसान है, उसका रिट्रीवल भी तुरंत आ जाएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसका रिट्रीवल, उसको याद भी करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इमोशंस से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो आपका मेमोरीज को फीड करना हो, चाहे वो आपका मेमोरीज को डिलीट करना हो। अब इसको ऐसे भी समझिएगा, मेमोरी की बात क्यों हो रही है, जब ये इमोशन कॉग्निशन की बात कर रहे थे तो कहां से बात आ गई मेमोरी की, क्योंकि मेमोरी क्या होती है पता है ना, डीप में पढ़ना इसलिए जरूरी है, हवा में पढ़ना अभी काम नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी यहां मेमोरी लिखा है, अगली बार कुछ और लिख देगा, है ना। तो आपको पता है कॉग्निशन में मेमोरी आती है, कॉग्निशन में परसेप्शन आता है, कॉग्निशन में अटेंशन आती है ना, कॉग्निशन में थिंकिंग आती है, ठीक, कॉग्निशन में रीजनिंग आती है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सारी चीजें संज्ञान में आती हैं तो ऑप्शन में क्या करेगा, ऊपर तो पूछ लिया कॉग्निशन और इमोशन, और अंदर मेमोरी के बारे में एक स्टेटमेंट मेमोरी के बारे में है, दूसरा स्टेटमेंट परसेप्शन या अटेंशन के बारे में कि अटेंशन प्रभावित होती है इमोशन से या नहीं, थिंकिंग प्रभावित होती है कि नहीं, लॉजिकल रीजनिंग प्रभावित होती है कि नहीं। अरे बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि ये सब कॉग्निशन का पार्ट है। तो इमोशंस और कॉग्निशन क्या है, इंटर रिलेटेड है, या मैं कहूं जो संवेग है और कॉग्निशन है, इन दोनों का बाय डायरेक्शनल रिश्ता है, याद रखिएगा, यानी द्विदिशीय, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं एक तरफा प्यार नहीं है, बाय डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है। यूनी का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन। तो अगर आप डीप में समझेंगे तो डीप में फिर पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपनी तारीफें अपने आप करने का काम मैंने लोगों को दिया हुआ है इंटरनेट पे और दुनिया में, आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ के कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे चीजें और बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं, लेवल क्या होता है। और जो लोग पढ़ते हैं बैच में एडमिशंस लेते हैं, सिलेक्शंस लेते हैं, एग्जाम्स क्लियर होते हैं, टेट की तो गिनती ही नहीं है, तो उनको ये चीज अच्छे से पता है। अदरवाइज अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो 30th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज लाइकली टू कीप अ स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। यानी बच्चा फ्यूचर में भी अटेम्प्ट्स करेगा, प्रैक्टिस करेगा या एफर्ट्स करेगा
उसको फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए मोटिवेटेड रखने के लिए, यानी आप कल भी मोटिवेटेड रहें, आप परसों भी मोटिवेटेड रहें, ऐसा क्या करूं मैं? टीचर को क्या करना चाहिए? जैसे आप जाएंगे वैसे, ठीक है अनुभव, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आएंगे पेपर में आपके नंबर, ठीक है ना? तो बताओ फटाफट से क्या करना चाहिए सरकार, बताइए प्लीज। सारे 600 क्वेश्चंस के सारे पीडीएफ भेज दो मैम प्लीज, एंड विदाउट आंसर भेज दो मैम। एंड आपकी वजह से 110 प्लस आ रहे हैं, प्लीज रिवीजन करना है प्लीज। अनमोल इतनी बार प्लीज कह दिया ना, मेरे आंसू ही आ गए। अनमोल मैं इतनी व्यस्त हूं ना अभी कि मैंने आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, मतलब ढूंढ लीजिए, बहुत सारे मैंने पीडीएफ्स आपको दिए हुए होंगे, उनमें से बहुत सारे मॉक टेस्ट भी करियर पे डले हुए होंगे। और अभी मैं तुरंत तो आपको नहीं दे पाऊंगी 600 के 600 क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि उसमें समय लगेगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं वो समय आपकी मैराथन तैयार करने में लगा दूं और आपके साथ वो डिस्कस कर लूं, क्योंकि ये वीडियोस तो 600 क्वेश्चंस की मैंने दी हुई है ना आपको ऑनलाइन पेपर एनालिसिस में, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो आप थोड़ा सा उस पर अभी के लिए मैनेज कर लीजिए, जैसे ही समय लगेगा मैं करा दूंगी। 95% लोग भी कह रहे हैं, यानी बच्चों को फ्यूचर में भी मोटिवेटेड रखने के लिए बिलीफ कैसा भरें बच्चे में। आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड एफर्ट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू माई एबिलिटी, कि मैं तो बुद्धिमान ही नहीं हूं, बच्चे में ये भर दो, उसके दिमाग उसके अंदर ये विश्वास पैदा कर दो कि बच्चे तुम नहीं हो इंटेलिजेंट, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तो भैया वो तो फ्यूचर में एफर्ट करना ही छोड़ देगा जब नहीं हो पाएगा, मान ही लिया ये तो उसने। I am capable of doing given task if I put required effort in my attempts, यानी बच्चे में ये बिलीफ आपको पैदा करना है, और अपने अंदर भी जीवन में, कि अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूं। रॉकेट साइंस थोड़ा ना हो रही है चीजें भाई। अगर आप सीडी में पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रही है कोई चीज, या थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर समझ लेते हैं मेहनत करके, तो आप कैपेबल है किसी काम को करने में, मैं कर सकता हूं, और बस मेरे को रिक्वायर्ड एफर्ट डालने की जरूरत है। जितनी मेहनत करने की जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा तो कैसे नहीं केवीएस क्लियर होगा, या कैसे नहीं सीटेट क्लियर होगा, है ना? जब मुझे क्वेश्चन समझ में आते हैं, टीचर पढ़ा के जाए मेरे को समझ में आता है, मान लीजिए सभी टीचर का नहीं तो किन्हीं 2 4 6 का किसी का तो आता होगा, तो इसका मतलब बस एफर्ट ज्यादा पुट करने की जरूरत है। क्षमता मेरे में है, ये मानना चाहिए व्यक्ति को, और क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, ठीक है ना? आई एम एन अनलकी पर्सन एंड माई लक नेवर फेवर्स। अब ये फालतू बातों पे अगर आपका ध्यान होगा कि मैं तो बड़ा अनलकी हूं, तो लक चेंज कर देंगे आप? नहीं, वो लक स्कोजी पहनने से तो नहीं होगा, पहन के चलो, है ना, फालतू बातें हो जाएंगी। तो अनलकी मतलब लक और अनलक अगर कुछ एग्जिस्ट भी करता है तो वो आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं है। 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक कंट्रोलेबल, एक दूसरा है अनकंट्रोलेबल। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर फोकस करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये हम सिखाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और आपको भी ध्यान रखना है कि हम ये रोते रहे हाई रे सीटेट वालों को बाहर निकाल दिया। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं। डी ऑप्शन है, आई लैक द एबिलिटी टू डू वेल इन साइंस एंड इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, यानी मेरे में तो क्षमता ही नहीं है भैया साइंस की। ऐसा नहीं है, आपकी शायद बेसिक्स क्लियर ना हो, अगर आप बेसिक्स पे जाके पढ़ेंगे तो वो साइंस भी आपको समझ में आएगा।